कि जो मतलब बिना यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक उपादेयताओं का अध्ययन या विवेचना किए बिना हमारा विकल्प होगा वो अपूर्ण होगा। जी। इसलिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्रामीण व्यवस्था का आधार होता है आपसी समरसता और प्रेम। जब 2006 में APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि गांव को शहरी जैसी सुविधाएं देकर उनको एक संपन्न बनाना है ना, तो उन्होंने जिसे पूरा अवधारणा की बात की, तो उस पूरा अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो मंशा थी, उनका जो गंतव्य था, उसको मूर्त रूप देने के लिए ग्रामीण जीवन में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। तभी जो है लोक प्रशासन अपना संपूर्ण प्रभाव यहाँ पर परिलक्षित कर सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि गांव की जो व्यवस्था है उसमें पहले जितनी समरसता या हार्दिकता थी उसमें अब लोप होता जा रहा है। और हमने देखा कि जो गाँव का विकास है वो अपनी चरम अवस्था में या अपनी उस गतिशीलता को अक्षुण्ण नहीं रखने के पीछे हमने सामाजिक विद्वेष को बहुत बड़ा कारण माना है कि यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगा है। आज के ग्रामीण जीवन की एक बहुत अनूठी विशेषता है और स्पष्ट है कि आर्थिक विकास ने ग्रामीण जीवन को भी प्रभावित किया है, पाश्चात्यकरण ने भी इसको प्रभावित किया है। तो कहीं ना कहीं यह एक आपसी कटुता का महत्व स्वरूप होता जा रहा है, जो कि गांव के सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ा बाधक है। मैं आपको बताऊं कि पंचायती राज संस्थाओं की आधारशिला रखने का तात्पर्य था कि पंचायती राज एक राजनीतिक नहीं अपितु सामाजिक संगठन होंगे, और उस सामाजिक संगठन में गांव के समस्त जनों की सहभागिता से एक सामूहिक निर्णय लिया जाएगा जिसमें सर्व कल्याण की भावना निहित हो। किंतु आज राजनीति की एक कुटिल ईप्सा ने ग्रामीण जनसामान्यों के मनोवैज्ञानिक समझ पर भी एक प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इससे ग्रामीण व्यवस्था वंचित नहीं रह सका, और आज जो बिहार की जो मतलब गांव के विकास की जो एक रूपरेखा होनी चाहिए थी उसको पूरा करने में हम असमर्थ होते जा रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि गांव के लोगों के बीच सामूहिक सहभागी प्रयास और सहयोगात्मक चेष्टा है हो, ताकि हम इस गांव को उस गांव के रूप में परिणत कर सके जिसका स्वप्न स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम ने देखा था। तो कहीं ना कहीं सहभागिता का अभाव, राजनीतिक विद्वेष, कटुता और सामाजिक सद्भाव, ये 3-4 ऐसे कारक हैं, और महिलाओं की दयनीय स्थिति या फिर नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका का गौण होना, ये सब ऐसे कारक हैं जिन्होंने ग्रामीण व्यवस्था को उस उन्नत स्तर तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न की। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ नरेंद्र जी कि आप जिस तरह से सोच रहे हैं उसमें आप उच्च स्तरीय एक स्कॉलर की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन गांव में जो शिक्षा का अभाव है और गांव के सभी लोग उस शिक्षा तो प्राप्त नहीं कर चुके हैं, तो जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी राजनीतिक चेतना है, बहुत सारे लोग तो अशिक्षित भी हैं, तो उन चेतना शून्य लोगों के प्रति के मन में एक सामाजिक दृष्टिकोण देने के लिए आपने नाटक और रंगमंच को एक धरातल पर भी लाया है। और जैसा कि हम सूरतपुर के जो मंदिर है वहाँ पे मैं अभी देख चुका हूँ कि ये नाटक और रंगमंच के लिए एक रंगमंचशाला का भी जो है आयोजन, मतलब बिल्डिंग बनना चालू हो चुका है, और कई वर्षों से रंगमंच भी है। तो यह रंगमंच और नाटक किस तरह से समाज को प्रभावित कर रहा है, और समाज को में यह नाटक और रंगमंच शिक्षा का एक हब के तरह यूज हो रहा है। तो यह किस तरह से आप जो लोक प्रशासन को, किस तरह से लोक प्रशासन के विषय को इससे जोड़ते हुए आप मुझे यह बताएं कि किस तरह से यह समाज को लाभान्वित कर रहा है। सबसे पहले मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि शिक्षा का स्तर जो आपने कहा कि गांव में आज भी बहुत कम है, लेकिन विगत 10 वर्षों में शिक्षा का स्तर में वृद्धि अवश्य हुई है ग्रामीण साक्षरता में। लेकिन आपको एक अंतर समझना पड़ेगा कि शिक्षा और साक्षरता के बीच बहुत एक व्यापक अंतर है। साक्षर होना, शिक्षित होना कभी नहीं हो सकता। और जैसे या अगर आज हम रोजगार की बात करते हैं तो हम सरकारी नौकरी, हमारे देश की विडंबना रही है कि हमारे युवाओं की